वेलकम टू लाइव टेक एजुकेशन 2.0 एक नई शुरुआत। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था स्थिर वैद्युतिकी के बारे में और साथ ही साथ हमने आवेश को कुछ समझा था और घर्षण विद्युत की व्याख्या देखी थी। आज की क्लास में हम देखेंगे आवेश कितने प्रकार के होते हैं, किसको आवेश बोला जाता है, मतलब क्या है धन आवेश, क्या है ऋण आवेश। तो बिना किसी देरी वीडियो शुरू करते हैं। दिस इज अमित विश्वकर्मा और हम पढ़ने वाले हैं आवेश के प्रकार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है, आवेश क्या होता है और साथ ही साथ आवेश कितने प्रकार के होते हैं, बस इतना ही पढ़ा। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं आवेश के प्रकार। तो आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दें कि अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने काचाम आवेश को धन आवेश कहा। किस आवेश को धन आवेश कहा? काचाम आवेश को धन आवेश कहा। ठीक है, काचाम आवेश को धन आवेश कहा तथा रेंजनी आवेश को ऋण आवेश कहा। काचाम आवेश को धन आवेश और रेंजनी आवेश को ऋण आवेश किसने कहा? अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब इसके अनुसार क्या होता है धन आवेश और क्या होता है ऋण आवेश? तो धन आवेश जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो कांच पर उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। कांच पर उत्पन्न आवेश को क्या बोला जाता है? धन आवेश। एक बार और रिपीट करते हैं। जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच पर एक आवेश उत्पन्न होता है, उस आवेश को हम बोलते हैं धन आवेश। और धन आवेश को ही काचाम आवेश कहा गया है। धन आवेश को कौन सा आवेश कहा गया है? काचाम आवेश कहा है। तथा देखते हैं ऋण आवेश क्या होती है। तो जब एबोनाइट की छड़ को अगर ऊनी कपड़े या बिल्ली के खाल से रगड़े, एबोनाइट की छड़ को अगर हम ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़े तो एबोनाइट की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होगा उसे हम बोलेंगे ऋण आवेश। जब हम एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल, या तो ऊनी कपड़ा होना चाहिए या तो फिर बिल्ली की खाल होनी चाहिए, अगर उससे रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसको बोला जाता है ऋण आवेश। और ऋण आवेश को ही रेंजनी आवेश कहा गया या फिर रेंजनी आवेश को ऋण आवेश कहा गया। इसको तो हम पहले ही बता चुके हैं। किसने बताया था ये बात बताया था अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वह गुण जो दो आवेशों के बीच भिन्नता प्रदर्शित करती है। क्या प्रदर्शित करती है? भिन्नता प्रदर्शित करती है, मतलब भेद प्रदर्शित करती है। उसे बोलते हैं आवेश की ध्रुवता। क्या बोला जाता है? आवेश की ध्रुवता, मतलब वह गुण, वह क्वालिटी जिसके द्वारा दो आवेशों के मध्य हम भेद प्रदर्शित कर सकते हैं, आवेश की ध्रुवता कहलाती है। साथ ही साथ सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण। सजातीय आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण। मतलब जो धन आवेश हैं, मतलब दो धन आवेश और दो ऋण आवेश, अगर ये दोनों एक दूसरे के पास आने का प्रयास करेंगे तो जितना वो पास आएंगे उतना वो दूर चले जाएंगे। मतलब इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। प्रतिकर्षण मतलब दूर और आकर्षण मतलब पास आना। ठीक है, और यदि धन आवेश है, एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, तो दोनों एक दूसरे क्या आ जाएंगे? करीब आ जाएंगे। ठीक है, तो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण। और जो दो आवेशों के बीच भिन्नता प्रदर्शित करती है, मतलब भेद प्रदर्शित करता है, क्या कहलाते हैं? आवेश की ध्रुवता। और एक बार और रिपीट कर दें, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने काचाम आवेश को धन आवेश कहा और रेंजनी आवेश को ऋण आवेश कहा। क्या कहा? काचाम आवेश को धन आवेश और रेंजनी आवेश को ऋण आवेश कहा। किसने कहा था? अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने काचाम आवेश को धन आवेश कहा और रेंजनी आवेश को ऋण आवेश। और धन आवेश क्या होता है, ऋण आवेश क्या होता है? जब हम कांच की छड़ को कौन सी छड़ को? कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। क्या होना चाहिए? कपड़ा रेशम होना चाहिए।
जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच पर एक आवेश उत्पन्न होता है। तो कांच पर जो उत्पन्न होता है आवेश, उस आवेश को बोला गया है धन आवेश। क्लियर यहाँ तक? और धन आवेश को ही बोला गया है काचाम आवेश। यह हमें बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उसके बाद दूसरा क्या होता है ऋण आवेश। जब हम एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ें, जब हम एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो जो एबोनाइट की छड़ पर आवेश उत्पन्न होता है उसे बोला गया है ऋण आवेश। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो वह गुण जो दो आवेशों के बीच भेद प्रदर्शित करता है या भिन्नता प्रदर्शित करती है, आवेश की क्या कहलाती है? ध्रुवता कहलाती है। और साथ ही साथ हमने जाना कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण। यहाँ तक क्लियर है? अब थोड़ी सी आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या क्या है। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग, इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि परमाणु क्या है, परमाणु के अंदर कौन कौन से कण होते हैं। भाई तत्व कोई भी पदार्थ बनता है तो किनसे मिलकर बनता है। बस इसको पॉइंट पॉइंट वाइज लिखा गया है, बिल्कुल सरल है। ध्यान देकर समझेंगे तो बहुत इजी समझ में आ जाएगा। तो ये आवेश उत्पत्ति और इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अंतर्गत हम ये जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से बना होता है। किससे बना होता है? अगर पदार्थ की बात की गई है, ये देखो ये मेरा मार्कर एक पदार्थ है, तो ये किससे मिलकर बना है? अणु से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? अणु से। और प्रत्येक अणु एक या एक से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है। क्या वो बना होता है कि प्रत्येक पदार्थ जो अणुओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक जो अणु होते हैं वो एक या एक से अधिक, या तो एक अणु या तो एक परमाणु रहेगा या एक से अधिक परमाणु रहेगा, तो उनसे मिलकर बना रहता है। कौन बना रहता है? अणु बना रहता है। उसके बाद देखेंगे कि प्रत्येक परमाणु का समस्त जो भार होता है, समस्त जो भार मतलब सब जो जितना भी भार हो, उस परमाणु का जितना भी भार हो उसके केंद्रीय भाग में उपस्थित रहता है, जिसे हम नाभिक बोलते हैं। मैंने क्या बोला कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है, प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक जो अणु है वो एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है? और जो परमाणु है तो परमाणु का जो समस्त भार है वो उसके केंद्रीय भाग में, कौन से भाग में? केंद्रीय भाग में उपस्थित रहता है, जिसे हम बोलते हैं नाभिक। ठीक है? और नाभिक में दो कण होते हैं। नाभिक में कितने कण होते हैं? दो कण होते हैं। एक कहा है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। प्रोटॉनों में धनावेश होता है। प्रोटॉन में कौन सा आवेश रहता है? धन आवेश रहता है, जबकि न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता। प्रोटॉन में क्या होती है? धन आवेश होती है, और न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होती। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न स्थिर कक्षाओं में, ध्यान देना मेरी बात को, कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न स्थिर कक्षाओं में, S, P, D, F, है ना? इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में। तो विभिन्न स्थिर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। कौन लगाता है चक्कर? तो इलेक्ट्रॉन लगाता है चक्कर। ठीक है? समझ में आई बात? इलेक्ट्रॉन लगाता है चक्कर। और दृढ़ता पूर्वक कौन बंधे रहते हैं? प्रोटॉन। उसके बाद देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट कक्षाओं में परिभ्रमण करता है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट कक्षा में, मतलब नाभिक में जो कक्षा रहेगा तो सबसे पास वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करेगा, मतलब चक्कर लगाएगा, उन्हें हम बोलेंगे बद्ध इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? बद्ध इलेक्ट्रॉन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बद्ध इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो आपको ये बातें ध्यान देनी है, ये बातें जाननी है
कि वो बद्ध इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन होता है जो नाभिक के निकट कक्षाओं में चक्कर लगाता है। कौन सी कक्षा में? निकट कक्षा में। ठीक है, समझ में आई बात? यहां तक तो क्लियर हो गई। तो पुनः रिपीट करते हैं। पुनः क्या रिपीट करेंगे कि हम आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अंतर्गत हम पढ़े हैं कि प्रत्येक परमाणु मतलब प्रत्येक जो पदार्थ है वो अणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? अणुओं से। और प्रत्येक जो अणु होते हैं, प्रत्येक जो अणु होते हैं वो एक या एक से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है। क्या समझे हम लोग कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? अणुओं से। और जो प्रत्येक अणु है वो एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो अणु बड़ा, परमाणु छोटा। और जो परमाणु रहते हैं, परमाणु जो होते हैं उसमें दो कण होते हैं। परमाणु जो होते हैं उसमें कौन से कण होते हैं? वैसे तीन कण होते हैं परमाणु में, है ना। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रत्येक परमाणु का जो समस्त भार है उसके केंद्रीय भाग में उपस्थित रहता है। प्रत्येक परमाणु का जो समस्त भाग है उसके केंद्रीय भाग में उपस्थित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नाभिक, है ना, जिसे हम नाभिक बोलते हैं। और नाभिक में दो कण होते हैं, एक का नाम है प्रोटॉन और दूसरा का नाम है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में धन आवेश होता है जबकि न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता। ध्यान देना कि प्रोटॉन में धन आवेश रहता है, न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता। और दोनों कहाँ उपस्थित रहते हैं? तो वो नाभिक में उपस्थित रहते हैं। किसमें? नाभिक में। उसके बाद हमने पढ़ा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न स्थिर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर जो कक्षा बने हैं उसमें इलेक्ट्रॉन क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट कक्षाओं में परिभ्रमण करता है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट कक्षाओं में परिभ्रमण करते रहते हैं उन्हें बोला गया बद्ध इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? बद्ध इलेक्ट्रॉन। इसके तहत देखिए एक जानिए कि क्या होता है कि प्रत्येक जो पदार्थ है वो किससे बना है? अणु से बना है। ठीक है। और प्रत्येक अणु जो है वो परमाणु से बनते हैं, एक या एक से अधिक परमाणु से। अब परमाणु में क्या होता है? एक नाभिक होता है। परमाणु में नाभिक होता है जिसमें कौन कौन निवास करते हैं? प्रोटॉन जो कि धनावेश होता है और न्यूट्रॉन जो कि क्या होते हैं? कोई आवेश नहीं रहता, उदासीन रहता है। ठीक है। उसके बाद हमने जाना कि जो परमाणु है उसके विभिन्न स्थिर कक्षाओं में, क्या स्थिर कक्षाओं में ना, इलेक्ट्रॉन कभी भी स्थिर नहीं रहता, कक्षा स्थिर रहती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाता है विभिन्न स्थिर कक्षाओं में। ठीक है, समझ में आई बात? यहाँ तक क्लियर है? ये हमारा नाभिक है ना, नाभिक। और नाभिक में है हमारा दो विराजमान, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होते हैं वो धन आवेशित होते हैं और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो उदासीन होते हैं। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गई बात? तो इसके बाद कुछ और टॉपिक देखते हैं। देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो पदार्थ होता है धन आवेशित, और इलेक्ट्रॉन की यदि वृद्धि होती है तो पदार्थ क्या होता है? ऋण आवेशित होता है। इसी चीज को समझने के लिए हम पढ़ेंगे घर्षण विद्युत की व्याख्या। ठीक है, समझ में आई बात? तो देखो, घर्षण विद्युत की व्याख्या में क्या होती है? जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, क्या किया जाता है? रगड़ा जाता है। तो पहले पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर, मतलब एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चला जाता है। क्या कहा? जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चला जाता है। इस प्रकार पहले पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। क्या होती है? अधिकता। मतलब दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो जाएगी, है ना, पहले पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी।
अतः पहला पदार्थ धनावेशित हो जाएगा और दूसरा पदार्थ ऋणावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला पदार्थ धनावेशित और दूसरा पदार्थ ऋणावेशित। इस चीज को समझने के लिए हमारे पास दो एग्जाम्पल है, फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल एंड सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल। द फर्स्ट एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू, जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चला जाता है। पहला क्या बोला मैंने? जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चला जाता है, अतः कांच की छड़ धनावेशित होगी। क्यों? क्योंकि कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, इसलिए वो धनावेशित हो जाएगी। और रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉन आ गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है, तो वो हो जाएगी ऋणावेशित। क्लियर? यहां तक समझ में आई बात? दूसरा नंबर की एग्जाम्पल है, जब हम एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं। किससे रगड़ते हैं? ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं, तो ऊनी कपड़े में से इलेक्ट्रॉन निकलकर एबोनाइट में चला जाता है। किसमें चला गया? एबोनाइट में चला गया। अब जिसमें चला गया इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? उस पदार्थ पर वृद्धि हो गई, अतः एबोनाइट की छड़ क्या हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी और ऊनी कपड़ा क्या हो जाएगा? धनावेशित। समझ में आई? यहाँ तक तो क्लियर है। एक बार और रिपीट करते हैं, जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चला जाता है, तो कांच की छड़ हो जाती है धनावेशित और रेशम के कपड़े हो जाती है ऋणावेशित। दूसरा नंबर की एग्जाम्पल है, जब एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो ऊनी कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकलकर एबोनाइट की छड़ में चला जाता है, अतः एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है और ऊनी कपड़ा क्या हो जाती है? धनावेशित। समझ में आई? अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं और आप तक जरूर पहुंचे। तो आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें, कुछ टॉपिक्स नए हैं, कुछ टॉपिक्स पुराने हैं, कुछ टॉपिक को आप जानते हैं और कुछ टॉपिक को आप नहीं जानते हैं। तो बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हम लेकर आए हैं लाइफ टेक एजुकेशन 2.0, एक नई शुरुआत। तो तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी बात, आपकी सरकार।